ये कह रहे जर्मनी के अंदर शुरू हुआ और इसकी शुरुआत बड़ी ही होपफुल रही। बड़ी ट्यूमुल्टस तरीके से इसने अपने गाजे-बाजे के साथ कि भई भाषा विज्ञान आया है, पर बाद में इसने बहुत निराश किया। और अभी भी ये नहीं है कि भाषा विज्ञान नहीं चल रहा, कि हुँ, भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हुँ, पर अभी तक कोई निर्णायक कोई को किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि समस्या अप्रोच की आ रही है। ये थोड़ी है कि वो अपने तरीके से अनुसंधान नहीं कर रहे होंगे या कितनी-कितनी मेहनत कर ही रहे होंगे, इसके अंदर से सिंसियर लोग भी होंगे। पर अभी तक कोई निर्णायक परिणाम, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मूल बात अप्रोच की है। अब वो जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी है या कोई चीज़ किस तरीके से आगे चलती है, यदि व्यक्ति पहले से अपने कोई प्रेजुडिसेस या पूर्व विचार बना ले कि ये इस तरीके से है। सायण जैसे व्यक्ति यदि पूरे वेद को कर्मकांड में बता रहे हैं और सारी चीज़ को उसी में फ़ोर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। तो अपन आ गए थे यहाँ तक, पेज 270 तक। अच्छा, मैं आगे पढ़ देता हूँ। इसमें टेक्स्ट है तो दीपक पढ़ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, है ना? ठीक है। भाष भाषा शास्त्रियों ने यहाँ से हाँ, ना हाँ। हाँ, भाषा शास्त्रियों ने संस्कृत भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण खोज के पश्चात जो पहली भूल की, वह अपनी प्रारंभिक छिछली खोजों के महत्व को अतिरंजित रूप में दिखाने की थी। हुँ। जो हमने पहले खोज लिया, उसको बहुत एग्ज़ीक्यूट करके बढ़ा-चढ़ा के उसको बताया। हाँ, ये आगे इसका डिटेल में बताएँगे श्री अरविंद, हुँ, कि हुँ, अतिरंजित तरीके से, मतलब कोई छोटा-सा फ़ॉर्मूला पकड़ लिया और कहा ये देखो हमको पूरा शास्त्र मिल गया ये। हुँ, हुँ। तो भाषा शास्त्री मतलब जो अभी वाले भाषा शास्त्री है, उन लोगों ने। ना, ये जो हुँ, शुरू हुआ था जर्मनी में, जब श्री अरविंद लिख रहे हैं, ऑलरेडी उस समय 100 साल उसको हो चुके हैं, हुँ, 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 तब की कह रहे हैं। हुँ। प्रथम दृष्टि के उथले होने की संभावना रहती ही है। आरंभिक सर्वेक्षण से निकाले प्रत्यक्ष प्रमाणों को सुधारने की आवश्यकता होती ही है। हुँ। तो यदि हम उनसे इतने चकाचौंध हो जाते या उनके प्रवाह में इतने बह जाते हैं कि उन्हें अपने भावी ज्ञान की सही कुंजी, उसका केंद्रीय आधार, उसका मूल आदर्श मंत्र बना लेते हैं, तो हम अपने लिए घोर निराशाओं को तैयार करते हैं। हुँ। तुलनात्मक भाषाशास्त्र ने जो इस भूल का दोषी है, एक छोटे से सूत्र को पकड़ लिया है और भूलवश उसी को एक बड़ा या मुख्य संकेत समझ लिया है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र शास्त्र हुआ कंपैरेटिव फिलोलॉजी। इसमें ये हुँ, कंपैरिज़न कर रहे हैं। अब जैसे इसने मैक्स मूलर ने उठाया पिता, संस्कृत के अंदर से पिता उठा लिया। अब वो कह रहा है कि लैटिन में या इनके अंदर एक जगह उसको पाटेर, फिर बाद में एक कहीं पातेर, वातेर, फादर। ये कहता देखो मैंने ट्रेस बैक कर लिया इसको। और ये सारों के ऊपर इसी तरीके से मनमर्जी से अपने शब्द उठाता है, उनको किसी भी तरीके से जोड़ता है और कहता है मैंने इसके ओरिजिन्स को ढूँढ लिया। और शुरू में तो लोगों को लगा हाँ भई, वास्तव में ये इसी तरीके की चीज़ है। तो श्री अरविंद इसके अंदर आगे बताएँगे, क्योंकि श्री अरविंद को जितना वैरीड और जितना व्यापक ज्ञान था भाषाओं का, कि ये तमिल इस तरीके से कैसे, ये भी संस्कृत से निकली है, इसके अंदर ये वाली बात, ये उनको पश्चिम की भाषाएँ हैं, उनका बड़ा विस्तृत ज्ञान, यहाँ की भाषाएँ हैं, उनका बड़ा डीप ज्ञान। बाकी यदि इस तरीके से भी देखा जाए तो श्री अरविंद ने कैसे ये किया होगा, ये कल्पना से परे की बात है। जहाँ इतने-इतने लोग निष्पक्ष तरीके से इसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुसंधान करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। फिर भी कोई निर्णायक चीज़ पता नहीं आई है या नहीं आई है, क्योंकि कितना बड़ा बैकग्राउंड चाहिए। आप खाली हुँ, कोई 1 भाषा, 2 भाषा, अब उनका अप्रोच जो भी हो, अब कंप्यूटर भी मिल गया मान लो उनको, कि साउंडिंग अलाइक इस तरीके से अब वो एक जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। पर काम में उसको कैसे लोगे? उससे निष्कर्ष किस तरीके से निकालोगे? अगर इसी फ़ॉर्मूले को पकड़ के आगे करोगे तो उससे तो जो चीज़ें निकल के आने वाली हैं, वो निष्कर्ष तो कभी सही होंगे नहीं।
तो सबसे मेन बात हमेशा ही पर्सपेक्टिव के ऊपर आती है। क्या आपके दृष्टिकोण है? है तब तो सारी चीज़ों के रहस्य में आप प्रवेश कर सकते हो, और नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। और ये हमारे अपने ऊपर लागू होती है। भई जब ये लोग इतनी-इतनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इतना अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये तो समझते ही हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने जो निष्कर्ष निकाला एकदम ये तो निर्विवाद है। और जबकि श्री अरविंद के आलोक में पता चलता है कि भई ये तो है नहीं इस तरीके का। हाँ, जब जब 1 मिनट, गायब हो गया। जब मैक्स हुँ। मूलर ने ये वाले ना पिता पाते पढ़ी है हाँ, आपने? हाँ, हाँ। जब मैक्स मूलर ने अपने आकर्षक अध्ययन में यही वाला है, जगत के सम्मुख। जगत के सम्मुख पिता, पाटेर, पातेर, वातेर, फादर इस हुँ, महान और घनिष्ठ संबंध का ढोल बजाया था, तब वह एक प्रकार से नवीन विज्ञान के दिवालियेपन की तैयारी कर रहा था। हुँ। हम्म, दिवालियेपन की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जिस आधार पे मैंने भवन बनाया है, मैंने चलते पानी के ऊपर बनाया है, वो तो गिरना ही है। मैंने ऐसी चीज़ के ऊपर भवन बनाया है जो जिसकी नींव जो है सुदृढ़ नहीं है, तो वो तो दिवालियेपन की तैयारी कर रहा है। हुँ, हम्म। वह इसे इस विज्ञान के पीछे मूल में स्थित अधिक सच्चे सूत्रों एवं अधिक व्यापक संभावनाओं से परे ले जा रहा था। हुँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण सूत्र के संकुचित आधार पर अत्यंत असाधारण और शानदार पर निसार भवन खड़े किए गए। सर्वप्रथम प्राचीन और नवीन भाषाओं के भाषा शास्त्रीय वर्गीकरण के आधार पर सभ्य मानव जाति को आर्य, सेमेटिक, द्रविड़ और तुरानी प्रजातियों में विस्तृत रूप से विभक्त कर दिया। हाँ, अब ये हम्म, कैसे करें? इन्होंने हम्म, इनको इन जातियों में काट दिया, हम्म, हम्म, वर्गीकृत कर दिया, और ये किस तरीके से ये भाषाएँ, भई ये हम्म, कह रहे हैं कि इनका इंटरैक्शन हुआ, वो जाति वहाँ से आई, इसका इसके साथ इंटरैक्शन हुआ। तो कई बार आक्रांता आते हैं, वो कोई शब्द लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है। यहाँ उनको प्रयोग में लेते हैं, यहाँ वाली को वो, आपस में शब्दों का आदान-प्रदान होता है, विचारों का। इनफैक्ट भाषा आपके जो आत्मा है उसको रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ है। आपके भीतर की जो साइकोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। बाहरी चीज़ें तो इतनी कोई इम्पोर्टेंट कम हैं कि उनको आप क्या नाम देते हैं, पर ज़्यादा तो वो विचार, और वो विचार जितने ही गंभीर होंगे उतनी ही समृद्ध आपकी भाषा होगी। तो इन्होंने इसके अंदर विस्तृत रूप से वर्गीकृत कर दिया, विभक्त कर दिया कि भई ये आर्यन, तो ये आर्यन स्पीच इस तरीके से, ये सेमेटिक है, ये द्रविडियन। और जबकि आर्य और द्रविड़ के बीच के अंदर कोई विभेद है नहीं, पर इन्होंने इस तरीके की, तो इन्होंने कहा ये द्रविड़ भाषा है, ये आर्य भाषा है ये, और आर्यन के अंदर कई-कई रेसेज़ आ गई। आगे हम्म। अधिक बुद्धि संगत और ये तुरानी प्रजाति कौन सी हुई? ट्यूरियन, ये जो मंगोलियन है और है, इनको कह रहे हैं ये। जहाँ जहाँ पर मतलब वो शब्द नहीं मिले, मतलब अलग अलग शब्द मिले तो उनको अलग अलग काट दिया कि ये अलग सेट ऑफ वर्ड्स हो गया, बिहेवियर हो गया और बोली चाली हो गई, ये अलग सेट शब्द ऑफ बिहेवियर हाँ, हो गए। हाँ, जातियों के उन आधार शब्दों पे में। कर दिया इन्होंने कि भई ये हाँ, जातियों मतलब में से ये शब्द आए। हाँ, ये ऐसी भाषा बोलते थे, इसका ये पूरा बंच इस तरह का अलग हो गया, इस तरह का बंच पूरा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें काट दिया। हाँ, अपने तरीके से काट दिया इन्होंने, और उसके हाँ, अंदर इनके खुद के प्रेजुडिसेस थे हुँ, कि व्हाइट्स जो हैं वो टॉप मोस्ट हैं, क्योंकि वो तो इनके तो हुँ, उसी तरीके की दिमाग के अंदर चीज़ें थी। तो ये हुँ, शब्द अगर कोई है तो ये यहाँ से आना चाहिए। तो इसमें कोई मूलभूत एज़ सच बात नहीं थी, पर ठीक है, ये तो अपने तरीके से, अब जैसे आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है, उसके अंदर निष्पक्ष जाँच करके एक जना तो कह रहा है कि ये जो भी आक्रमण हुआ, वो नॉर्थ से साउथ की ओर हुआ। दूसरा दूसरी दिशा के अंदर बता रहा है, मतलब इतने बड़े-बड़े ग्रंथ, और उसको प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं। उसमें सारे प्रमाण दे रहे हैं वो, और वो सारे साक्ष्य देने के बाद में जिस निष्कर्ष के ऊपर आते हैं, उतनी ही ईमानदारी से दूसरा अपने साक्ष्य दे के दूसरे उसके ऊपर परिणाम के ऊपर आता है। तो अब कौन से वाले को सही माना जाए? और अगर 3-4 वर्ज़न इस तरीके के हों और तीनों चारों अपने आप को बता रहे हैं निष्पक्ष तरीके से हमने ये किया,
और जिस परिणाम के ऊपर पहुँच रहे हैं कि आर्य इस साइड से आए। अरे यार, कोई सी एक साइड से आए होंगे, आए भी होंगे कि नहीं आए होंगे। तो विवेकानंद जी ने सबसे पहले कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, न कोई आर्य और द्रविड़ ऐसा कोई इनमें भेद नहीं है। यहाँ तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी गढ़ ली इसके ऊपर, साउथ के अंदर। और आज भी ब्राह्मण मारो आंदोलन, ये मारो आंदोलन, ये तो इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, अधिक बुद्धि संगत और सावधानता पूर्वक किए गए विचार ने हमें दिखा दिया है कि भाषा की समानता, रक्त की समानता या मानव वंश संबंधी एकता का प्रमाण नहीं है। हाँ, नहीं है। क्योंकि फ्रांसीसी अपभ्रष्ट और आनुनासिक लैटिन बोलते हैं हुँ, और इससे वे लैटिन जाति के नहीं बन जाते, हुँ। और न ही बल्गेरिया के लोग रक्त की दृष्टि से इस कारण स्लेव आते हैं कि उग्रो फिनिश जातियों को सभ्यता और भाषा में पूरी तरह से स्लेव बना दिया है। वो स्लेव नहीं, ये जो हाँ, स्लाविया ये वगैरह है स्लेव, ना। हाँ, स्लाविया जाति का स्लेव, हाँ। अब हम्म। ये तो देखो कितना व्यापक परिप्रेक्ष्य और इसके अंदर जो इनसाइट चाहिए, जो श्री अरविंद ये बता रहे हैं, ये तो असंभव सी बात स्लैब है। क्या है भैया? ये जो यूगोस्लाविया स्लैब वगैरह है, क्या है? स्लाविया, ये स्थान, जाति। स्लाविया। हाँ, उसकी। हाँ, आगे। एक अन्य प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इस उपयोगी और समयोचित निषेध का समर्थन किया है। हुँ, उदाहरणार्थ, भाषा शास्त्रियों ने भारतीय जातियों को भाषागत भेदों के बल पर उत्तरी आर्य जाति और दक्षिणी द्रविड़ जाति में विभक्त कर दिया है, हुँ। किंतु गंभीर निरीक्षण एक ही शारीरिक जाति रूप दर्शाता है, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक संपूर्ण भारत में छोटे-मोटे भेद व्याप्त हैं। हाँ, ये पहले इसलिए तो विवेकानंद जी ने कहा और हम्म, बाद में श्री अरविंद ने तो एकदम ही इसको रिफ्यूट ही कर दिया कि बिल्कुल निराधार ये थ्योरी है इनकी। ये आर्य और द्रविड़ के बीच में कोई भेद अगर है तो सारे आर्य हैं और हैं तो सारे द्रविड़ हैं। तुम कहना चाहो कुछ भी एक नाम दे सकते हो, पर इनमें कोई विभेद है नहीं, एक ही है ये। और उसका ये बताएँगे किस तरीके से इन्होंने उनको देखा। ये चेहरे तो मेरे को साउथ में वैसे के वैसे, नॉर्थ के चेहरे भी वैसे ही दिख रहे हैं। उसका एक कारण बताएँगे। इसमें तो अपन ने क्योंकि सिलेक्शन, हालाँकि अच्छा सिलेक्शन लिया है इसमें, पर फिर भी पूरा नहीं है। पूरा यदि आप इसके अपने संदर्भ में या स्थान पे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और डिटेल्स हैं इसके अंदर। हुँ, इसलिए भाषा को मानव वंश के घटक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि भारत की प्रजातियां विशुद्ध द्रविड़ हों, हुँ, यदि सचमुच द्रविड़ जाति जैसी कोई सत्ता है हुँ, या कभी रही हो, हुँ। अथवा हो सकता है कि वे सभी विशुद्ध आर्य हों, यदि सचमुच आर्य प्रजाति जैसी कोई सत्ता है या कभी थी, अथवा वे सभी एक मिश्रित प्रजाति हो सकती हैं जिनके स्वभाव का प्रधान स्वर एक ही हो, किंतु जो भी हो, भारत की बोलियों का संस्कृत और तमिल परिवार की भाषाओं में विभाजन इस समस्या में कुछ भी महत्व का नहीं है। हुँ। किंतु आकर्षक सामान्यीकरण और अत्यधिक लोकप्रिय भूलों की शक्ति इतनी अधिक है कि सारा संसार इस भारी भूल को लगातार दोहराता हुआ भारत यूरोपीय प्रजातियों की चर्चा करता चला जाता है, हुँ। आर्य जाति के साथ उनके संबंध का दावा करता या उसका खंडन करता रहता है, और असत्य के इस आधार पर बहुत दूरगामी राजनीतिक अथवा मिथ्या वैज्ञानिक परिणामों की रचना करता चला जाता है। हाँ, आकर्षक सामान्यीकरण, सामान्यीकरण मतलब जनरलाइज़ कर दिया आपने। हम्म, आप जनरलाइज़ रूल बना देते हो एक व्यापक, हाँ भाई मैंने एक सूत्र के अंदर इसको कर दिया। तो ये व्यापक भूल हमेशा से और अत्यधिक लोकप्रिय भूलों की शक्ति इतनी अधिक है, इतनी ज़बरदस्त है, मतलब आर्य और द्रविड़ जो ये एक विभेद कर दिया गया, इसके ऊपर तो लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ पुस्तकों की लिख दी गई, जिसका कोई आधार नहीं। कितनी विचित्र बात है, अब बताइए वो लाइब्रेरियाँ क्या काम की हैं? जो चीज़ है ही नहीं, उसके ऊपर यदि आप पूरा कितनी भी बड़ी लाइब्रेरियाँ भरते रहोगे, तो वो चीज़ ही नहीं है भई।
तो सारा संसार इस भारी भूल को लगातार दोहराता हुआ और अब तक किया जा रहा है। अब भी किया जा रहा है। इनफैक्ट आज भी इसके बड़े शिद्दत से लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। कई हिस्टोरियंस हैं, वो तो लेक्चर दे रहे हैं इसके। अब बताइए कैसी विचित्र बात है ये। अब नई चीज़ या सही दृष्टिकोण से चीज़ कहाँ आए, वो तो उसी चीज़ को लगातार दोहरा रहे हैं। भारत यूरोपीय प्रजातियों की चर्चा करता चला जाता है, आर्य जाति के साथ उनके संबंध का दावा करता या उसका खंडन करता रहता है। एक उसका दावा करता है, एक खंडन करता है। और असत्य के इस आधार पर बहुत दूरगामी राजनैतिक अथवा मिथ्या वैज्ञानिक परिणामों की रचना, राजनैतिक डीएमके, ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, जिसमें द्रविड़ है और है, इसके आधार पे नहीं, ये अभी ये तो पिछले साल की बात है कि भी ब्राह्मण मारो, यहाँ से ब्राह्मण भगा दो। तो ये जो राजनीतिक ये रचना करते, परिणामों की रचना करते चले आ रहे हैं। फिर बाद में मिथ्या वैज्ञानिक परिणाम, उसके आधार पे यदि इनके चेहरों की आप कि इनका चेहरा इस तरीके का है, देखो ये द्रविड़ का चेहरा अलग है, इनकी नाक अलग तरीके की है, इनका माथा अलग तरीके का है, इनकी शरीर की संरचना ऐसी है, तो इनके काव्य की संरचना ऐसी है। आपको सेंस ही नहीं है उनका। यहाँ श्री अरविंद आगे बताएँगे, इनमें कोई इस तरीके का विभेद नहीं है। और आपने पहले विभेद मान लिया और फिर उसके आधार पे कह रहे हम वैज्ञानिक तरीके से मूव कर रहे हैं, उसको वैज्ञानिक बता देते हैं। अरे प्रेजुडिस तो आप पहले ही हो। आपने पहले ही चीज़ों को मान लिया और अब आप ये देखिए, ये मतलब लोगों के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि मानव साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है, वो परिणामों को पहले स्वीकार कर लेती है और फिर बाद में कहती है मैं निष्पक्ष इंक्वायरी कर रही हूँ। तूने परिणाम तो पहले ही अलग करके तैयार कर लिया कि ये परिणाम तक लाना है मेरे को। कैसे भी अपनी जो सामग्री है, आधार सामग्री ऐसे जुटाओ कि इस परिणाम तक आ जाए और उसको वो वैज्ञानिकता का नाम दे रहे हैं और वो रचना करते चला आ रहा है। ठीक है, आगे चलें? किंतु यदि भाषा मानव वंश विज्ञान विषयक अनुसंधान का युक्तियुक्त घटक तत्व नहीं है, तो भी इसे इसे एक समान सभ्यताओं के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्राचीन सभ्यताओं के लिए उपयोगी और विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। हुँ। मानव आज वंश विज्ञान की हम्म, ये मानव वंश आया कहाँ से? ये भाषाएँ किस तरीके से? क्योंकि ये कह रहे हैं वंश है, उस तरीके से ये भाषाओं के ऊपर असर डालते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं उसका कोई युक्ति-युक्त घटक तत्व नहीं है ये। तो भी क्योंकि ये बता रहे हैं भाषाएँ जो हैं माइंड से नहीं उत्पन्न होती जितनी कि ये वातिक हैं, नर्वस हैं ये। ये वाइटल से ज़्यादा निकल के आती है, माइंड से नहीं निकल के आती। अब वो कैसे निकल के आती है, क्या नहीं निकल के आती है, तो ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं और दूसरा तो ये स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? वो कह रहे हैं माइंड की रचना नहीं है ये। ये ज़्यादा तो आपके जो नर्वस है सिस्टम, वातिक है ये। तो भी हाँ, ये एक समान सभ्यताओं के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्राचीन सभ्यताओं के लिए उपयोगी और विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग किया जा सकता है। हुँ, आर्यवंशों के छितराव से पूर्व की प्राचीन आर्य सभ्यता का चित्र खींचने के लिए शब्दों के अर्थों के आधार पर बहुत ही विशाल, पांडित्यपूर्ण और कष्ट साध्य यत्न किए गए हैं। हुँ, वैदिक विज्ञानों ने इस अनुमानिक भाषा शास्त्र के आधार पर और वेदों की एक शानदार एवं चातुर्यपूर्ण और आकर्षक किंतु सर्वथा कल्पित और अविश्वसनीय व्याख्या के आधार पर भारत में एक प्राचीन अर्ध जंगली आर्य सभ्यता का अद्भुत ब्यौरेवार सूक्ष्म और चित्ताकर्षक चित्र खींचा है। हाँ, मतलब जो है नहीं, उसका भी ज़बरदस्त चित्र खींच दिया। हम्म। अब अगर ये पढ़ाया जाए और बड़ी सीरियसली इसको पढ़ाया जाए कि देखो आपका इतिहास ये है, मतलब जो है ही नहीं चीज़, उसको पढ़ाया जाए और ये कोई कल्पना की बात नहीं है, अब भी चल रहा है ये। ये कितनी विचित्र बात है, कोई इसको क्वेश्चन करने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जा रहा है इसको। तो इस विषय में काम करने की और मूलभूत काम करने की आवश्यकता है। ये जो चीज़ है, अब अगर इस चीज़ को पढ़ाया जाए और इसके आधार पे कोई चीज़ निकल के आएगी,
जो बिल्कुल निराधार है उसके ऊपर क्या निकल के आ सकता है? और फिर भी ये काम चल रहा है। तो इन चकित करने वाली रचनाओं को भला हम कितना महत्व दे सकते हैं? जो है ही नहीं, उस आधार के ऊपर मैंने कोई साहित्य की रचना कर दी, उसका क्या मूल्य हो सकता है? मतलब क्या करें ऐसों का? उस लाइब्रेरी का क्या करें? पूरी की पूरी, चाहे उसमें लाखों किताबें उन्होंने भर दी हों, जो कोई युद्ध हुआ नहीं, उसकी मैं कहानियाँ, कथाएँ, इतिहास लिखना शुरू करूँ, अब वो हुआ ही नहीं। तो वैसे ही ये जो आर्य जाति, द्रविड़ जाति, ये जाति, वो जाति जिनकी बातें कर रहे हैं, वो है ही नहीं भई। तो इसलिए इसके ऊपर आपका सारा साहित्य वो मिथ्या है, कल्पना है खाली, कुछ भी नहीं। तो इसका महत्व क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका कोई सुनिश्चित वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। हुँ, वे सत्य हो सकते हैं और स्थिर बने रह सकते हैं। वे आंशिक रूप से सही हो सकते हैं, फिर भी उन्हें भारी रूप से संशोधित करना पड़ सकता है। हुँ, वे पूरी तरह से मिथ्या हो सकते हैं और हो सकता है कि इस विषय पर मानव ज्ञान के अंतिम निष्कर्ष में उनका कोई नामो निशान न छोड़ा जाए। हुँ। हमारे पास इन तीन संभावनाओं के बीच निर्धारण करने का कोई साधन नहीं है। हाँ, मतलब ये जो आप हाइपोथेसिस लेके चलते हो या आधार लेके चलते हो, श्री अरविंद कह रहे हैं भई ये हो सकता है और इनको हम परीक्षण कैसे करें इन बातों का? तो इसमें देर नहीं कि वेद के वर्तमान में प्रतिष्ठित अर्थ पर, जो कि अब तक शासन करता आया है। हाँ, ये तीन तीन चीजें कौन सी हुई? तीन संभावना कौन कौन सी हुई? ये कह रहे तीन हैं तो भला हम संभावना। कितने वे सत्य हो सकते हैं और स्थिर बने रह सकते हैं। वे आंशिक रूप हाँ, से सही हो सकते हैं सही हो सकते हो फिर भी और हाँ। भारी रूप से बिल्कुल। संशोधित करना हाँ मतलब हाँ। जो ये हाइपोथेसिस जो लेके चलते हैं हम्म, और फिर हम्म, तीसरा वे पूरी तरह से मिथ्या हो सकते हैं और हो सकता है इस विषय पे हाँ। मानव ज्ञान के अंतिम निष्कर्ष में उनका कोई नामो-निशान न छोड़ा जाए। तो 3 संभावनाएँ हैं भई। तीन संभावना भी ठीक है। पर हमारे पास इस आधार क्या है इनको कि भई ये कौन-सी वाली पकड़ें, कौन-सी सही है, क्या हाँ। है? हुँ, हम्म हम्म इसमें देर नहीं कि वेद के वर्तमान में प्रतिष्ठित अर्थ पर, जो कि अब तक शासन करता आया है, क्योंकि इसकी समालोचनात्मक और विरोधी दृष्टिकोण से जांच कभी नहीं की गई है। निश्चय ही अविलंब शक्तिशाली रूप से हमला किया जाएगा और प्रश्न किया जाएगा, और एक बात की निस्संदिग्ध रूप से आशा की जा सकती है कि भले ही भारत कभी सूर्य और अग्नि के उत्तरी उपासकों द्वारा आक्रांत किया जाए, वे यहाँ उपनिवेश करें या यहाँ सभ्यता का निर्माण करें, तो भी ऋग्वेद में से भाषा शास्त्रियों द्वारा शानदार रूप से चित्रित आक्रमण की जो तस्वीर होगी, वह एक आधुनिक किंवदंती सिद्ध होगी, न कि एक प्राचीन इतिहास। और यदि भारत के आरंभिक कालों में एक अर्ध जंगली आर्य सभ्यता विद्यमान भी थी, तो भी वैदिक भारत के आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत आधुनिक विवरण उसे एक भाषा विज्ञान संबंधी मृग तृष्णा और मायाजाल बदल देंगे। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद है, यहाँ से सेंटेंस देखो आप, हम्म, इसमें देर नहीं कि वेद के वर्तमान में प्रतिष्ठित अर्थ पर, जो वर्तमान में वेद का जिस तरीके से अर्थ लगाया जाता है, इसमें ये इतिहास निकाल रहे हैं। किस हम्म, चीज़ का इतिहास निकाल रहे हैं कि ये आर्यों का इतिहास है, आर्यों ने यहाँ उपनिवेश किया, आके यहाँ इनको मारा या इसने इनको मारा, तो ये है, तो भी ऋग्वेद में से भाषा शास्त्रियों द्वारा शानदार रूप से चित्रित आक्रमण आक्रमण है ये। तो ये सारा इन्होंने अब जैसे उसके अंदर इंद्र का नाम सपोज़ इन्होंने लिख रखा है पुरंदर, का बस हमको मिल गया ये नाम मिल गया देखो। इंद्र ने आके इनके भवनों को तोड़ा है। जबकि उनको कौन बताए कि आपकी हम जब कल बात कर रहे थे, मरुत्स जो हैं, एस्टेब्लिश्ड आपके कोई चीज़ें हैं, चाहे कैसी भी है, कोई सिद्धि भी है। आप उसके अंदर बड़े आराम से रच रहे बस रहे हैं, आपको भई अब मैं एक मुकाम पे आ गया, इससे ज़्यादा हिलना नहीं चाहता। ये चीज़ें आती हैं, यदि आप पूर्णता के साधक हो, तो एक समय पे आके ये छिन्न-भिन्न कर देती है, चाहे कितना भी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो उसको और कहती है चलो नई चीज़ की ओर। तो पुरंदर आपके भवनों को, आपके जो दुर्ग बनाए हुए हैं, उनको तोड़ देता है। और ये कह रहा है देखो अब इसके अंदर आक्रमण की तस्वीर मिल गई हमको। ये है, ये इंद्र है।
अब इसके ऊपर आप इतिहास रच लो। अब बताओ इतिहास की बात थोड़ी है, ये तो आज भी साइकोलॉजी में वैसी की वैसी सत्य है। जो भी इस मार्ग पे चलेगा, उसके लिए तो आज भी ये चीज़ वैसी की वैसी विविड है, वाइब्रेंट है। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इतिहास का चित्रण कर लिया इसके अंदर से। ऐसी कथा कहानियाँ गढ़ी हैं, ये तो आप इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हो कि वेद की कैसी-कैसी कथाएँ इन्होंने निर्मित की करी हैं। कुछ उदाहरण श्री अरविंद देंगे भी और यहाँ तो खाली एक सिलेक्शन है। मूल आप पढ़ेंगे, पर इसमें हाँ, पिक्चर अपन ने कुछ भी ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको यदि थोड़ा-सा ध्यान देंगे, एक वाइड पिक्चर ज़रूर आ जाएगी कि उस सब्जेक्ट के बारे में श्री अरविंद का व्यू क्या है? या वेद इन इटसेल्फ में क्या है? उसमें कैसी-कैसी इन लोगों की भ्रांतियाँ रही हैं? तो शानदार रूप से भाषा शास्त्रियों ने एक आक्रमण की तस्वीर खींच दी इसके अंदर। तो लास्ट में ये पाया जाएगा, भई अगर आप कोई मिथ्या तस्वीर खींचोगे तो किसी दिन तो प्रश्न उठेगा और किसी ने नहीं, वो तो श्री अरविंद ने उठा दिया और उठा के जो पुराना जो भवन था इनका ज़बरदस्ती जो हवा के अंदर बुलबुला बना रखा था, उसको एकदम धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया और एक नई पद्धति एक उस वहाँ प्रतिस्थापित कर दी और फिर भी इतना डिसेंट तरीके से कि भई ये भी एक है, आप देख लो। मैंने इन-इन आधारों के ऊपर इसको प्रमाणित किया है। पहले तो इतिहास के आधार पे कि वेद के अंदर जो शब्द हैं, पुराण क्या उसको काम में लेते हैं, ब्राह्मण क्या उसको काम में लेते हैं। तो मैंने देखा, फिर मेरे आध्यात्मिक अनुभव के ऊपर उस आधार पे मैंने उसको उतार लिया कसौटी के ऊपर। तो इन्होंने भाषा शास्त्र के ऊपर उतार लिया, इतिहास के ऊपर उतार लिया, अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पे उतार लिया। तब फिर बाद में कहा ये एक मैं एक पद्धति आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसके समझ में आए ठीक है। हालाँकि श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई पूरा कर पाया ये भी नहीं है और मैं इससे सैटिस्फाइड हूँ ये भी नहीं है। उन्होंने कहा इतना तो है और पता नहीं वेद में क्या-क्या है। कि उनके जितने मंत्र हैं वेद के, आधे से कुछ कम मंत्रों का इन्होंने निरूपण किया है, ऋग्वेद के। ज़बरदस्त काम किया है आप मतलब कल्पना से परे है। इन्होंने जो कर दिया वो समझ पाना ही कल्पना से परे है, कैसे किया ये? तो उपनिवेश करें, वो यहाँ अपने उपनिवेश करें, सभ्यता का निर्माण करें, कितनी भी कहानियाँ हों, ऋग्वेद में से भाषा शास्त्रियों द्वारा शानदार रूप से चित्रित आक्रमण की जो तस्वीर होगी, वह एक आधुनिक किंवदंती सिद्ध होगी, न कि एक प्राचीन इतिहास। क्योंकि है नहीं ऐसी कोई चीज़ और यदि भारत के आरंभिक कालों में एक अर्ध जंगली आर्य सभ्यता विद्यमान थी भी, क्योंकि ये कह रहे हैं पहले ये जंगली थे, बर्बर थे, जबकि सीक्रेट ऑफ वेद में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि वेद का जो एक्सप्रेशन है, वो जंगलीपन का कैसे हो सकता है? और ये भी नहीं है कि अचानक वो उठ के आ गया। हेलो? हेलो। हाँ। नहीं, कुछ नहीं। बताओ। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं, भई ये कह रहे हैं पहले ये बार्बेरिक थे, तो बार्बेरिक लोग इस तरीके की अभिव्यक्ति कैसे कर देंगे? ये प्रमाणित करता है कि यहाँ हज़ारों सालों से बहुत विकसित सभ्यता थी। आप वेद को जितने भी हज़ार वर्ष पूर्व का बताते हो, तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन हुआ भाषा का, वो एकदम से कैसे आ गया? पहले श्री अरविंद कह रहे हो कोई वॉइड थोड़ी था उसके पहले। आप अगर इतनी विकसित भाषा, इतना विकसित चिंतन, इतनी विकसित आध्यात्मिकता, जो गहन सत्य उसके अंदर निरूपित किए गए हैं, तो अपने से पूर्व काल तो मान के चलता है वो। कितने हजार पूर्व साल जो है पहले से वो विकसित होती आई है। ये कह रहे हैं अर्ध जंगली या जंगली। तो इसलिए ये बातें बिल्कुल अनफाउंड है, निराधार हैं। सभ्यता विद्यमान थी भी, तो भी वैदिक भारत के आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत आधुनिक विवरण उसे एक भाषा विज्ञान संबंधी मृग तृष्णा और मायाजाल में बदल देंगे। तो इन्होंने जो भी ये इतिहास रच रखा है, तो इसलिए अगर इतिहास को भी समझना है, आप दुनिया की सारी पुस्तकें पढ़ लो, तो भी नहीं समझ में आएगा। एकमात्र श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, तो डिटेल्स अपने स्थान के ऊपर आएँगी, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आ सकता। कोई भी फ़ील्ड आप पकड़ लीजिए, श्री अरविंद के बिना ऐसा लगता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये संस्कृति पहले थी, सारी चीज़ें थी, पर उनको कहाँ रखें?
उसको हम देखें किस दृष्टिकोण से, रामायण को कैसे देखें देखें, महाभारत को कैसे देखें, पुराणों को किस दृष्टिकोण से देखें, गीता को इन इटसेल्फ, आज तक की जितनी कमेंट्रियाँ हैं श्री अरविंद की कमेंट्री, देख लो। तो क्या ऐसे एज़ इफ परमात्मा ने स्वयं ने आके सारी चीज़ को वाणी प्रदान कर दी हो, अदरवाइज़ तो हो नहीं सकता। मानव शक्यता की ये चीज़ नहीं है, वो इसी से सिद्ध हो रहा है कि अभी तक तो हुआ नहीं है। और ऐसे है नहीं कि कॉम्पिटेंट मानव थे नहीं। अगर भाषा की या बाहरी रिसोर्सेज़ की बात करो, तो पूरी-पूरी इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, तो भी नहीं हो पा रहा। जो इतिहासकार हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कैसे इतिहास गढ़ रहे हैं, देख लो। इन्होंने वेद के अंदर से इतिहास निकाल लिया। तो ये कह रहे हैं कि एक समय इस पे जब प्रश्न किया जाएगा, तो भाषा विज्ञान संबंधी मृग तृष्णा और मायाजाल में बदले जाएँगे ये चीज़ें। क्योंकि अभी तो भाषा विज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए भाषा विज्ञान संबंधी। ठीक है, आगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है क्या? रविकांत जी, सेंटेंसेस ठीक चल रहे हैं? क्योंकि बैकग्राउंड इसका जो है, वो तो जितना मुश्किल है, वो है। विवेक, कोई इसमें कोई सेंटेंस, कोई चीज़, कोई बात? नहीं भैया। नहीं, कुछ नहीं कर। ठीक है। हाँ, दीपक, आगे चलते हैं। आरंभिक आर्य सभ्यता के व्यापक प्रश्न को समान रूप से तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक कि हमारे पास ठोस सामग्री न हो। वर्तमान सिद्धांत सर्वथा भ्रामक है, क्योंकि यह इस बात को मानकर चलता है कि समान शब्दों का निहित अर्थ होता है। समान सभ्यता यह मान्यता विशा नहीं, यह ये मान कह रहे हैं समान शब्दों का अर्थ मतलब ये है कि समान अच्छा सभ्यता, समान ये सभ्य मान के अच्छा चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, समान शब्दों का अर्थ नहीं तो होता है कि समान सभ्यता। हाँ, सेट हाँ। ऑफ वर्ड्स है कि तो ठीक है। यह मान्यता अतिशयता और न्यूनता दोनों दोषों की अपराधिनी है। हुँ। इसमें अतिशयोक्ति का दोष है। उदाहरण के रूप में यह युक्ति नहीं दी जा सकती कि क्योंकि रोमनवासी व भारतीय किसी पात्र विशेष के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनके एक दूसरे से पृथक होने से पहले उनके पूर्वजों के पास वह पात्र समान रूप से विद्यमान था। हाँ, मतलब दोनों एक ही शब्द काम में ले रहे हैं। बंगाल में भी काम में ले रहे हैं और यहाँ भी, ये तो चलो एक ही देश के अंदर है। पर आप ये कहो कि जर्मनी वाले भी इसको कड़ाही बोलते हैं और हिंदुस्तानी भी कड़ाही बोलते हैं, या कोई एक चीज़, कोई भी एक सामान। भई, विचार के शब्द, आप विचारों को किस तरीके से शब्दों को अभिव्यक्त करें, शब्द के माध्यम से करेंगे, वो तो एक अलग बात है। पर आप कोई ऐसी चीज़, दूरबीन, वहाँ दूरबीन शब्द काम में ले रहे होंगे, यहाँ भी दूरबीन ले रहे होंगे, तो आप कहेंगे भी दोनों आपस में मिले थे। या तो इन्होंने आक्रमण किया या उन्होंने किया या उपनिवेश किया, जो भी किया, पास-पास आए थे, नहीं तो दूरबीन शब्द कैसे आता है दोनों के पास में। तो समान चीज़ को उन्होंने किसी समय विशेष के ऊपर या किसी कालखंड में ये नज़दीक आए थे या एक साथ चले थे या जो भी गढ़ लेते हैं उसके ऊपर कि पूर्वज एक ही समान पात्र जो है, वो काम में लेते थे। हुँ, हमें सबसे पहले दो प्रजातियों के पूर्वजों के संपर्क का इतिहास ज्ञात होना चाहिए। हाँ। हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि वर्तमान काल में प्रचलित रोमन शब्द उस मौलिक लैटिन शब्द से नहीं लिया गया जो भारतीयों के पास नहीं था। हुँ। हमें इस बात निश्चय चाहिए, रोमन का तो मूल लैटिन से निकला हुआ है। हाँ, तो ये हमको पता होना चाहिए, मतलब ये इतिहास हमको पता होना चाहिए, ये आया कहाँ से? हम्म, हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि वर्तमान काल में प्रचलित रोमन शब्द उस मौलिक लैटिन, भई ये मैं कैसे डिटरमिन करूँ कि इन्होंने लैटिन से नहीं लिया और भारतीयों के पास नहीं था उस समय? तो ये डिटरमिन करने की बात है इसके अंदर। तो ये तो कैसे करें जब तक इतिहास का, अब ये कैसे, पहले तो इतिहास में जाओ, उस समय इन कितना व्यापक आपको अध्ययन चाहिए इसके लिए। ये आइडेंटिफ़ाई करना या ये डिटरमिन करना, नहीं, ये इससे ये शब्द लिया है या इससे नहीं लिया। इन दोनों ही बातों को हम कैसे करें? भई यहाँ भारतीय भाषाएँ हैं, अब संस्कृत के शब्द हैं,
मूल तो संस्कृत ही है। अब उसके अंदर हम ये कैसे कह दें भी ये संस्कृत से नहीं, ये तो अंग्रेज़ों का शब्द है। ये डिटरमिन कैसे करें? और हम्म अंग्रेज़ों के पास ये शब्द संस्कृत से नहीं आया हो, ये कैसे पता? हमको जब तक इतिहास नहीं पता, हम ये कह दें कि इस चीज़ के लिए हमने अंग्रेज़ों से ये शब्द ले लिया जब उन्होंने ये आक्रमण किया, तो आक्रांता के शब्द हमने स्वीकार कर लिए। पर इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि आक्रांता स्वयं के पास वो शब्द यहाँ से न गए हों, ये हमको क्या पता? हम्म तो ये इतिहास भी तो पता होना ज़रूरी है। नहीं तो हम ये कहें आक्रांता से शब्द ले लिए, और तो आक्रांता के पास यहाँ के शब्द गए हों तो? उनके पूर्व इतिहास के अंदर? ये पता नहीं ना। हाँ। हमें हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए कि रोमन वासियों ने हमारे आर्य पूर्वजों के साथ कभी किसी प्रकार का तादात्म्य, संबंध और संपर्क स्थापित किए बिना उस शब्द को ग्रीक व केल्ट लोगों से हस्तांतरण द्वारा नहीं लिया था। हुँ। इसी प्रकार अन्य अनेक संभावित समाधानों के विरुद्ध हमें दृढ़ रूप से सुरक्षित रहना चाहिए, जिनके विषय में भाषा शास्त्र हमें कोई निषेधात्मक या अनुमोदनात्मक आश्वासन नहीं दे सकता। हाँ, क्या तो निषेध कर दे उसका, कि नहीं अंग्रेज़ों से ये जो शब्द लिया, वो हिंदुस्तान से नहीं गया था, या अनुमोदन कर दे। भई या तो यस में कहे या नो में कहे। कोई तरफ का तो निर्णय हमको बताए, हम हमारे पास आधार क्या है? जब तक इतिहास का नहीं पता हो हमको, फिर हम्म उनके शब्दों का हमको नहीं पता हो, उनकी वोकैब्युलरी का सोर्सेज़ जो है, उनका उद्गम है, यदि उनका हमको नहीं पता हो, भारतीयों का नहीं पता हो, ये आपस में कैसे आईं, इनका इतिहास क्या था, ये नहीं पता हो, कितनी-कितनी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है इसके अंदर। कोई भी एक निर्णायक कोई चीज़ पे आने के लिए आपके पास कोई आधार तो होना चाहिए और वो आधार ठोस होना चाहिए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं भई ये सारी संभावनाएँ हैं, तो अनेक संभावित समाधान हैं, उनके विरुद्ध हमें दृढ़ रूप से सुरक्षित रहना चाहिए, जिनके विषय में भाषा शास्त्र हमें कोई निषेधात्मक या अनुमोदनात्मक आश्वासन नहीं दे सकता। हुँ। भारतीय शब्द सुरंग अब ये ग्रीक उदाहरण देना शुरू कर दिया इन्होंने। हम्म ये एक-एक, एक-एक का खाली खंडन करने के लिए, क्योंकि इनको कोई भाषा के ऊपर उस तरीके से नहीं, ये तो खाली ये बताना चाह रहे हैं कि ये इतनी गंभीर चीज़ है, भाषा हम्म शास्त्र जो है उसके बारे में। और ये कोई बाद में ये करके बस ये इतना इनफ ग्राउंड कर देंगे लोगों के लिए कि इसमें हमको और डीपर स्टडी की आवश्यकता है। ये श्री अरविंद कह के फिर भी पूरा इन्होंने बहुत लंबा काम किया है इसके ऊपर, इतना गंभीर काम किया है, और फिर भी पता नहीं ये जो भाषा शास्त्र है इनकी कृति को स्वीकार करता भी है या नहीं करता है। अब ये उदाहरण है इसका भारतीय शब्द। सुरंग हाँ, ग्रीक शुरिंग माना जाता है। हाँ, इसके आधार पर हम यह युक्ति नहीं दे सकते कि ग्रीक और भारतीय अपने पृथक होने से पूर्व सुरंग बनाने की एक ही कला से संपन्न थे, हाँ। अथवा यहाँ तक कि भारतीय जिन्होंने ग्रीस से इस शब्द को उधार लिया, मैसिडोनिया के इंजीनियरों से भूमिगत खुदाई के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से पहले इस विषय में कभी कुछ भी नहीं जानते थे। हाँ, अब ये कैसे पता भई? हम्म आप ये कैसे बता सकते हो जबकि महाभारत के अंदर उसने सुरंग खोद के बनाई थी, हम्म और उससे पहले भी सुरंग के आपके उदाहरण मिलते हैं। तो इसके अंदर और उनके पास शब्द नहीं था। अब ये हम्म कैसे हो सकता है कि उन्होंने सुरंग तो बना दी? हम्म हज़ारों वर्ष पूर्व जब वो ये दूसरी सभ्यता थी ही नहीं, उससे हम्म पहले के प्रमाण यदि मिलते हों भारत के अंदर सुरंग बनाने के, तो उस समय वो शब्द नहीं काम में लेते होंगे उसके लिए। अब ये कैसे हो सकता है कि सुरंग तो बनाते होंगे पर वो बोलते कुछ नहीं थे उसके बारे में, कि जी हम ये हम्म बनाएँगे, खाली वो मतलब क्या बोलते होंगे उसको? तो ये कैसे हम इसको डिटरमिन करें कि साहब ये इन इंजीनियरों के से सीखा था इन्होंने, उनसे ये शब्द काम में लिया था। ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, टेलीस्कोप के लिए बंगाली शब्द दूरबीन है, हुँ, जिसका उद्गम यूरोपीय नहीं। हुँ, इससे हम यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि यूरोपियों के संपर्क में आने से पूर्व बंगालियों ने दूरबीन का आविष्कार स्वतंत्र रूप से किया था। हुँ, तथापि लुप्त संस्कृतियों के आनुमानिक पुनरुत्थान के कार्यों में भाषा शास्त्री जिन सिद्धांतों से परिचालित प्रतीत होते हैं,
उनके आधार पर हम ठीक उन्हीं परिणामों पर पहुंचेंगे। हाँ, उनके वो सोचते हैं कि हम ये साथ में एक ही साथ सभ्यताएँ रही, ऐसी रही, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे पास अपनी परिकल्पनाओं को सुधारने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है। हुँ। किंतु प्रागैतिहासिक युगों के संबंध में भूल से बचाव के लिए इस प्रकार का कोई साधन नहीं। हाँ, इतिहास जो और प्री हिस्टोरिक टाइम्स हाँ। रिटर्न इतिहास की बात है, और इतिहास तो जो भी पहले रहा इतिहास ही है वो तो। पर प्री हम्म। हिस्टोरिक जो भी रिटर्न इतिहास है उससे पूर्व का। वहां तो ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है और हमें शब्दों और उनके भ्रामक संकेतों की दया पर छोड़ दिया जाता है। हुँ। किंतु भाषाओं के उलटफेर पर थोड़ा सा भी विचार, विशेषकर भारत में अंग्रेजी भाषा का हमारी साहित्यिक भाषाओं पर जो प्रभाव पड़ा, उससे उत्पन्न भाषा संबंधी विचित्र तथ्यों का किंचित अध्ययन, वह पहला धावा जिसके द्वारा अंग्रेजी शब्दों ने बातचीत और पत्र व्यवहार में हमारे सामान्य देशी शब्दों को भी अपने हित में निकाल बाहर करने का यत्न किया, और वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा प्रदेशीय भाषाएं यूरोपियों द्वारा प्रस्तुत नई धारणाओं को व्यक्त करने के लिए अब नया संस्कृत शब्द ढूंढ रही हैं। हुँ। ये सब चीजें किसी भी विचारशील मन को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होंगी कि इन भाषा शास्त्री संस्कृति पुनरुद्धारकों की स्थापनाएं कितनी अविवेकपूर्ण और कैसी अत्युक्तिपूर्ण और तर्कहीन है। प्रेमिसेस जिस आधार पे ये शुरू करते हैं, इन्होंने परिणाम पहले ही स्वीकार कर लिए कि भई मेरे को यहाँ पहुँचना है। उसके ऊपर फिर ये कह रहे हैं हम निष्पक्ष जाँच कर रहे हैं। अरे निष्पक्ष का निर्णय तो तूने पहले ही कर लिया कि ये साथ में रही ये सभ्यताएँ, इसलिए ये शब्द एक साथ आए। अब ये तो हमने निर्णय पहले ही निकाल लिया। अब इसके आधार पे अगर इस दृष्टिकोण से खोजेंगे, तो ये हमेशा ही हमारी जाँच को निष्पक्ष नहीं रहने देगा। हमेशा ही उसको रंग देगा अपनी चीज़ से। तो ये एक माइंड की भी समझने की बात है कि हम पहले से ही कोई चीज़ के विषय में अपने विचार हैं, वो उसको रंगता रहता है। क्योंकि हम सही निष्कर्ष पे पहुँचते नहीं, और वैसे निष्कर्ष के ऊपर जो पहले ही कीड़ा तो हमने फल में डाल ही दिया। अब वो उसको खा जाएगा, तो हम बाद में कहेंगे देखो हमने पहले ही कहा था। अरे ये तो पहले ही आपने क्योंकि कीड़ा डाल दिया, इसमें कहने की क्या बात है? तो पहले ही वो शुरुआत ही अपनी प्रेमिसेज़ ही इतनी इस तरीके से करते हैं, तो जिन परिणामों पे पहुँचते हैं, उनका तो कोई अर्थ नहीं है। वो कोई परिणाम है ही नहीं, वो तो जो हैं सो हैं। हुँ, उनके वे निष्कर्ष केवल अतिशयोक्ति के ही नहीं अपितु न्यूनता के भी दोषी हैं। हुँ, वे इस सुस्पष्ट तथ्य की सतत उपेक्षा करते हैं कि प्रागैतिहासिक और प्राक साहित्यिक कालों में प्रारंभिक भाषाओं के शब्दकोश एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में अवश्य ही इतने परिवर्तित हो जाते होंगे कि हम उच्च कोटि की प्राचीन और आधुनिक साहित्यिक भाषाओं से लिए गए भाषा संबंधी विचार से उसकी कल्पना भी नहीं के बराबर ही कर सकते हैं। संस्कृत में भी ऐसा हुआ। जो वेद के अंदर जिस तरीके के शब्द काम में लिए गए, सायण तक आते-आते सायण ने कहा, "भई ये लिस्ट है, इनका हमको अर्थ नहीं पता।" तो आज यदि हम उसके आधार पे अब उनका अर्थ ही नहीं पता हमको तो, और कथा कहानियाँ बुनने लगते हैं। तो ये कह रहे भई भाषा भी इतनी चेंज हो जाती है उस स्थान विशेष के ऊपर भी। हुँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यह मानव विज्ञान का सुप्रतिष्ठित तथ्य है कि अनेक जंगली भाषाओं की शब्दावली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल जाती है। हुँ, इसलिए यह पूर्णतया संभव है कि सभ्यता के वे उपकरण और संस्कृति के वे विचार जिनके लिए दो आर्य भाषाओं में समान शब्द विद्यमान नहीं है, अपने पृथक होने से पूर्व साझी संपत्ति रहे हों। हुँ। क्योंकि संभव है कि उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे से अलग होने के पश्चात गढ़े हुए नए शब्दों के प्रयोग के लिए प्रारंभिक साझे शब्दों का त्याग कर दिया हो। हुँ। भाषा में साझे शब्द का बने रहना चमत्कारिक है, न कि उनका लुप्त होना। हाँ, तो ये हम्म। जिस आधार पे ये चल रहे हैं कि भई कॉमन शब्द है, तो इसके लिए इन्होंने ये कह दिया
कि हम्म, इस देश के अंदर ही संस्कृत के शब्दों में फ़र्क आ जाएगा, इस हम्म, देश-देश में ही आ जाएगा, तो यहाँ से अलग होके कोई जाएगा, उसके अंदर फ़र्क नहीं आ जाएगा? तो यहाँ कोई साझा शब्द था, वो अलग होके चला गया, वो साझा शब्द अब नहीं है। तो इसलिए यदि वो शब्द बना रहता है, तो चमत्कारिक है, लुप्त हम्म, होना कोई चमत्कारिक नहीं है। हम्म, तो ये कि एक ही उससे कॉमन इनका लाइनेज है हम्म, संस्कृतियों की, ये इसका प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक ही संस्कृति के अंदर शब्द किस तरीके से काम में आएँगे, वही 100 साल बाद में, 50 साल बाद में चेंज हो जाता है। तो ये हम्म, इतने लंबे समय बाद आप ये सोचें, तो बने रहना चमत्कारपूर्ण है, लुप्त होना कोई चमत्कार की बात नहीं है। वो तो एक जगह पे ही यहीं हम साहित्य के अंदर देख सकते हैं कि 30 साल पहले जिस तरीके की हिंदी की हमारी पुस्तकें थी, आज का शब्दों का प्रयोग अखबार वगैरह में प्रचलित भाषाओं में देख लो किस तरीके का है। हम्म, हम्म, उसके अंदर वो जो तरीके थे लिखने के और के, आज वो उस तरीके से काम में नहीं आते। बुद्धि हम्म, समझती ही नहीं। हम्म, श्री अरविंद का जो कंस्ट्रक्शन है शब्दों का, इसीलिए आज समझ पाना बड़ी दूसरे कहते थे ये तो क्लासिकल लैंग्वेज है। हम्म, तो इसको कितना लंबा समय हो गया? श्री अरविंद की भाषा को आज अगर हम पढ़ रहे हैं, इसको कितना लंबा समय हो गया? वो तो इंग्लिश ही है। हम्म, अगर उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि उन उस कंस्ट्रक्शन को माँ की जो वाणी है, वो तो ईज़ी लैंग्वेज में है, फिर भी हम आज देखते हैं कि भी वो कंस्ट्रक्शन तो आज इस तरीके से काम में नहीं आता। हम्म, और आज जिस तरीके से शब्दों का उपयोग होता है, आप ये आजकल तो कैलकुलेट करते हैं कि इतने शब्द आजकल ये वाला शब्द इतना प्रचलन में है, ये इतना है, वो सारे का ये पूरा एल्गोरिदम बनाते हैं। ये तो तो देखते ही हैं कि ये तो देखते ही हैं अभी भी। जैसे अब मैं जयपुर में 30 साल से हूँ, और अभी जो मतलब झुंझुनू में घर में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मैं इधर आ गया, नेक्स्ट पीढ़ी में चेंज हो गया। वो हाँ, जो वहाँ पर वो शब्द बोलते हैं, वो शब्द हुँ, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हाँ, बोलने में नहीं आ रहे। और हुँ, 2-3 पीढ़ी बाद में तो वो तो एकदम ऐसे हो जाएगा कि अच्छा है, तो एकदम डिस्कवरी सी होएगी कि ये क्या चीज़ है। हाँ, हाँ। तो लुप्त होना तो कॉमन बात हो रहेगी, अगर वो बना हाँ, रहता ये है कह तो रहे हैं लुप्त चमत्कारिक है। होने में कोई चमत्कार नहीं है, बने रहने में चमत्कार है कि वो बना कैसे रहा, हुँ, वो चमत्कारपूर्ण है। हुँ, तो ये श्री अरविंद जो बातें कह रहे हैं, ये लगता है हाँ, बिल्कुल, तो फिर अगर ये बिल्कुल हमको लग रही है, तो ये उजागर क्यों नहीं है अभी तक? ये इस परिप्रेक्ष्य में चीज़ें नहीं आई ये बार। ये कितनी विचित्र बात है देखो आप। आगे? इसलिए मैं मानव वंश विज्ञान के सभी निष्कर्षों को शब्दों के आधार पर उनका प्रयोग करने वाले मनुष्यों व प्रजातियों की संस्कृति और सभ्यता विषयक सभी परिकल्पनाओं और अनुमानों को, चाहे वे परिकल्पनाएं कितनी भी प्रलोभक क्यों न हो, चाहे वे अनुमान कितने ही आकर्षक, मनोरंजक और संभाव्य क्यों न हो, जिन्हें अपने अध्ययन की प्रक्रिया में निकालने के लिए हम प्रलोभित होते हैं। भाषा शास्त्र के क्षेत्र में जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, बहिष्कृत करता हूँ, और ऐसा करना उचित ही है। हाँ, मतलब ये कितनी भी परिकल्पनाएँ मानव वंश विज्ञान की जो जितने भी ये और इन्होंने बता दिया, वो उनसे उनके प्रलोभन को मैं अस्वीकार करता हूँ। उसको बहिष्कृत करता हूँ मैं, उस प्रलोभन को। हम्म, चाहे वो कितने भी आकर्षक हों, मनोरंजक हो, संभाव्य हो, प्रोबेबल हो कि हाँ, हो सकता है। और तो हो तो कुछ भी सकता है। और उन सब को मैं बहिष्कृत करता हूँ और ऐसा करना उचित ही है। और तब मैं फिर बाद में कि नहीं ये चीज़ें मैं नहीं लेता। कभी सहायक के रूप में आप अपनी इंक्वायरी में उनको काम में लें, वो एक अलग बात है। पर पहले ही इन प्रलोभनों से आकर्षित होके आप उसकी ओर करेंगे तो जाँच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा अप्रोच ये है, मैं इसको बहिष्कृत करता हूँ और ऐसा करना उचित ही है। हुँ, भाषा शास्त्री का मानव वंश विज्ञान से कोई सरोकार नहीं। हुँ। ये तो भाषा उदाहरण दे ही शास्त्र, दिया इन्होंने। ये तो हाँ, उदाहरण तो है, उ लेकिन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होगी, कोई सरोकार नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो ये तो अपन अपने ही समय में देख सक रहे हैं कि हम्म, भाषा किस तरीके से जो प्रचलित जो शब्द और फिर बाद में इवन विचार इवॉल्व करता है। विचार भी इवॉल्व करता है, तो एक समय विशेष के ऊपर विचारों का जो अभिव्यक्ति है, वो एक पीढ़ी के बाद में
क्योंकि उस समय की डिमांड अलग है, उस समय की चीज़ें अलग है। हाँ, मूलभूत चीज़ें वो की वो हैं। मूलभूत तो आप वेदांत के सत्य हैं, वो तो वैसे के वैसे, वो तो वेद के समय से आज तक भी वैसे के वैसे हैं। पर भाषा के अंदर उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो काल विशेष के अनुसार आप अगर थोड़ा-सा भी देखते हो, इवन अखबारों की भाषा के अंदर आप 5 साल पहले के अखबार उठा के देखो, 10 साल पहले के उठाओ, और अब जो है जिस तरीके का फूहड़पन है, आप यही चीज़ मूवीज़ में देख सकते हो, आप भाषाओं का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, चीज़ों का प्रयोग, तो भाषा शास्त्री का मानव वंश विज्ञान से कोई सरोकार नहीं। उसको कोई उससे सरोकार हो नहीं सकता, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ऐसा है नहीं। हुँ, भाषा शास्त्री का समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान से भी कोई सरोकार नहीं। हुँ, उसका एकमात्र प्रयोजन शब्दों के इतिहास से है और साथ ही विचार की प्रतिनिधि भूत ध्वनियाँ जिन रूपों को प्रकट करती है, उनके साथ विचारों के संबंध के इतिहास से है। प्रतिनिधिभूत ध्वनियाँ, यहाँ हम्म, आ, ई ये सारे का श्री अरविंद ने कि मूल जो ध्वनियाँ हैं, अलग-अलग भाषा के अंदर वो ध्वनियाँ प्रतिनिधिभूत, जो मूल उनकी ध्वनियाँ हैं, उनका क्या मतलब है भई? इसलिए जो संस्कृत की जो चीज़ है, वो खाली संस्कृत में है और कहीं नहीं है। और इसी आधार पे श्री अरविंद ने एक पूरा लंबे तरीके से का ये अर्थ है, और वेद का इसी तरीके से उन्होंने एनालिसिस किया एक-एक का, कि ये शब्द ऐसा है तो इसका ये है, अग्नि मीड़े तो इसका मतलब ये है, का ये उसके साथ अगर इस तरीके से जोड़ेंगे, तो पहले तो एक-एक को खंड-खंड करके और फिर बाद में पूरे को एक साथ जोड़ के, फिर व्यापक दृष्टि से, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए इसका क्या अर्थ है? ये पूरा काम इन्होंने किया है, बहुत विस्तृत काम किया है। ये कोई एकांगी ऐसा नहीं बस भगवान को समर्पण कर दो, बस ये कर दो, बस ये कर दो। यही इंद्र की क्रिया जो मैं बात कर रहा था, जो श्री अरविंद ने वहाँ अगस्त्य और इंद्र का संवाद उसमें यही थी। वो तो कहता बस एक चीज़, ये मेरे को योग पद्धति मिल गई, बस मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। भाषा विज्ञान से योग का क्या संबंध भई? या फिर पोएट्री के अंदर क्या चीज़ें हैं, रहस्य क्या है? या ह्यूमन साइकिल में इन्होंने जो किया कि भई हमको नहीं मतलब इससे, बस हरिर नाम केवलम, हरि नाम बस एक, यही हमारे तो आधार है। ये पकड़ के आप चल दिए। पर आप जा कहाँ रहे हो? आप किसमें मिलना चाहते हो? जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा एक मेंढक की जैसे वो इतना फूल जाए कि फूट जाए बस वो एक वॉइड के अंदर। मतलब कहाँ जाना चाह रहे हो आप? मेरे को सिद्धि मिल जाए किस चीज़ की? आप किससे भाग रहे हो? तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए श्री अरविंद ने कोई चीज़, कोई भी चीज़, मानव विचार जिसकी कल्पना तक भी कर सकता हो, कहीं उसको नहीं छोड़ा। सारे को उसकी गहराइयों तक लेके गए। अथवा अथवा इससे ही होना चाहिए, मतलब उसका हुँ, इसका संबंध विचारों से संबंध होना चाहिए, अथवा इससे ही होना चाहिए। हाँ, कि मूल ध्वनियाँ कैसे आईं? हम्म। और इस पे भी श्री अरविंद का इसमें तो अपन ने नहीं लिया इतना, हम्म। कि कैसे शब्द से रचना होती है। एक बार पहले भी आया था एक जगह तो, हम्म। सृष्टि, शब्द से सृष्टि किस तरीके से होती है। बाकी उन्होंने हम्म। पूरा कार्य है उनका, हम्म। यही है वैसे तो, पर इसमें अपन ने तो बहुत छोटा सिलेक्शन लिया है। इसमें सिलेक्शन कितना 18 पेज का तो सिलेक्शन है। जबकि वैदिक हम्म। एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज़ तो ये तो बहुत मोटा ग्रंथ है। पर वो तो कोई प्रासंगिक नहीं है। वो इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर, आप ये सोचिए कि श्री अरविंद ने ये सारा काम कर दिया, और जिसमें एक-एक पैराग्राफ भी उनका ऐसा है, जो पूरे-पूरे अब फ्रांसीसी क्रांति है मान लीजिए, उनका एक पैराग्राफ आपको जो ओवरव्यू देता है, वो इस विषय में दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो चाहे आप। तो आप सोचिए कि इस इतना सारगर्भित तरीके से है और पूरा वॉल्यूम है, तो उसमें क्या नहीं होगा? हमारी कल्पनाओं से परे है ये सारी चीज़ें, और ये काम उन्होंने कर दिया, और उनका कोई मेन ये था भी नहीं एज़ सच, और फिर भी ये सारे काम कर दिए, सारे सूत्र दे दिए, जिनको हमको फुर्सत नहीं है खाली पढ़ने तक की, समझने तक की। एक-एक सूत्र पकड़ लेते हैं, और वो भी खाली अपनी कन्वीनियंस के आधार पे, बस माताजी को समर्पण कर दो। तो ये बात तो सारों को ही समझ में आती है, इससे थोड़ी कोई ऐसे होता है। हाँ, अपने आप को सख्ती से इस क्षेत्र तक ही सीमित करके
एक ऐसे आत्मत्याग के द्वारा जिससे वह अपने कुछ नीरस और धूल मिश्रित मार्ग पर सब असंबद्ध विक्षेपों और हर्षों का परित्याग कर दे। वह अपने असली कार्य पर एकाग्रता बढ़ा सकेगा और उन प्रलोभनों से बच सकेगा जो उसे महान अन्वेषणों से दूर ले जा सकते हैं। हम्म। वे अन्वेषण इस दोषपूर्ण रूप से खोजे जा रहे ज्ञान क्षेत्र में मानव जाति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा कर रहे हैं इसकी। और भारत के विषय में जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअलिटी, जो चार मूल इसके भाव रहे भारतीय संस्कृति के, अपनी संस्कृति वाली पुस्तक के अंदर है। सबसे पहला जो इसका मेन जो अंडरलाइंग करंट था वो था आध्यात्मिकता। पर आध्यात्मिकता कोई निस्तेज आध्यात्मिकता बोलने से ये नहीं जो पंगु हो, जो कार्य न कर सकती हो। तो उसकी दूसरी चीज थी स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी, अदम्य प्राण शक्ति। ऐसी प्राण शक्ति जो जिसने निर्माण कर दिया, पर वो निर्माण ऐसे नहीं जैसे इन्होंने इतनी सारी पुस्तकों का निर्माण कर दिया आर्य और द्रविड़ जाति के आक्रमण के ऊपर। ऐसा कोई निर्माण नहीं। उसके सुदृढ़ बौद्धिकता, जबरदस्त बौद्धिकता। इसलिए आप जहां भी दृष्टिपात करते हैं उसके रहस्य के अंदर पैर जाते हैं आप, जो कि प्रमाण हमको श्री अरविंद के अंदर मिल ही रहा है। विवेकानंद जी को कितना समय मिला होगा, फिर भी उन्होंने कहा अरे आर्य या द्रविड़ जैसी कोई चीज है ही नहीं, और तुम कहते हो ये वहां से आए, उस एरिया के अंदर से आए आर्य। तो जिस झील के पास से आए डबो दो यार सारों को वहां पे। इतने परेशान थे वो इस चीज से, उन्हें कहा मार डालो उन सारों को। यहाँ अगर आर्य है तो सारे आर्य हैं, द्रविड़ हैं तो सारे द्रविड़ हैं, अगर मिक्स हैं तो मिक्स हैं, पर एक ही ताना बाना है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो तीसरी जो शक्ति इसकी जबरदस्त प्रखर, जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, ये नहीं कि इंटेलेक्चुअल तरीके से नहीं साहब हम तो श्री अरविंद का ये हम तो हार्ट से समझते हैं, हम तो इससे समझते हैं, ये बातें नहीं। ये सब कन्वीनियंस की बातें हैं। इसका मतलब आपकी खोट है। बहुत लोग इस तरीके की बात करते हैं, हम तो साहब हृदय से हम उनको बहुत प्रेम करते हैं पर इनको समझना नहीं चाहते। वो खोट की बात है ये। श्री अरविंद कह देते उनको क्या इतनी आफत थी, एक कोई लेख लिख देते और हम तो स्वीकार कर ही लेते। वेद के रहस्य के विषय में वो अगर व्यापक तरीके से एक कोई लेख लिख देते, कोई मानो न मानो हम तो मान ही लेते। जो उनके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं थी, निर्विवाद तरीके से स्वीकार कर लेते, और कोई स्वीकार करो ना करो। पर उन्होंने पूरा उसको प्रमाणित किया। उन्होंने कहा इन कसौटियों के ऊपर मैंने अपनी व्याख्या को उतारा है, यूं नहीं हवा के अंदर। मैंने उसको फिलोलॉजिकल आधार के ऊपर उतारा है, और उसमें इस शब्द का मैं ये अर्थ करने में क्यों मैं उचित हूं, तो इसके लिए कह दिया देखो इस उपनिषद के अंदर इस तरीके से इस शब्द को काम में लिया गया है। और फिर बाद में एक-एक वर्णमाला के कि अ, आ, ई, क, ख सारों को ये यहाँ से उठता है, इसका उच्चारण ये चीज़ करती है, इसलिए ये मंत्र, उसका ये जो एक शब्द है, उसका ये अर्थ, और जब पूरे मंत्र को लिया जाए तो ये शब्द, और पूरे सूक्त के अंदर वो कहाँ फिट इन करता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कहाँ फिट इन करता है। इतनी मेहनत कर क्यों रहे थे वो? क्या चीज़ कर रहे थे? और कई चीज़ें तो इंटेंडेड थी नहीं पब्लिश करने के लिए। ये सारी चीज़ें यदि आप देखें और इस दृष्टिकोण से देखें, कल्पना से परे हैं, पर हमको जोश से भर देती है, अरे यार ये मुद्दे ही अलग हैं। हम अपने मुद्दों को और इन चीज़ों को देखें, तो ये लगेगा भई हम कहाँ हैं? क्या करके वो हमारे लिए छोड़ के चले गए? वो हमारे लिए उपलब्ध है, हम खोल के देखने की नहीं कर रहे। तो मानव जाति की प्रतीक्षा, हमारे लिए तो छोड़ गए भी वो। ये ज्ञान के क्षेत्र में मानव जाति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे हम इसको कल ले लेते हैं। इसको इतना खोले बिना तो ये डिस्क्रिप्शन भी वैसे तो नहीं समझ में आ सकता, कि बैकग्राउंड कम होता है। इस तरीके की चीज़ें न तो सुनने में आती, क्योंकि कोई कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें कम हैं ये, कि इसके ऊपर कोई सत्र किया जाए या क्या करें भाषा शास्त्र के ऊपर कोई, ये तो कोई स्पेसिफाइड फील्ड है ये, इसके ऊपर कोई अध्ययन कर रहा हो तो उसके लिए है। नहीं तो आप कहें हम एक सत्र ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं भाषा शास्त्र के ऊपर, ये तो कम लगता है। ठीक है, यहाँ इसको हम विराम दे सकते हैं। कल यहीं से आगे लेते हैं। ठीक है, शुभ्या जी, विवेक?
हाँ भैया। जय श्री माँ। जय जय श्री माँ।